students. Today we will continue the third part of this first chapter, the French Revolution. In this third part, we will see few important topics like France becomes a constitutional monarchy. As we had discussed, National Assembly was formed by third estate and then they made one constitution to reduce the power of the king Louis XVI. So when this was done, France became constitutional monarchy. National Assembly. What were the important decisions were taken by National Assembly? That also we will see in this part. New Constitution. That National Assembly finalized a new constitution in 1791. What were the important features? What were the important points of this constitution? That also we will discuss in this part. Features of the constitution. After that, now constitutional monarchy, the National Assembly, which was mainly made by the third estate, it was the National Assembly completed the draft of the constitution in 1791. And what was the main motive of this? Its main motive was to limit the powers of the monarch. Monarch, king's rule. किंग की पावर्स को कम करना, ख़त्म करना, ये मेन रीज़न था इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो सिस्टम नया लाए, उसका मेन मोटिव ये था कि किंग की पावर्स को कम करना. देन अर्लियर पावर्स वर इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, दैट वाज द किंग लुई 16. उसके हाथ में सारी पावर्स थी, उसको कम किया गया. नाउ द पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि इंस्टीट्यूशंस थे, इनके बीच में पावर्स को बांट दिया गया. सबके अलग अलग काम थे. डिसीजन लेना है तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए जुडिशरी. तो जैसा कि हमारे इंडिया में भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें भी ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उस तरह का सिस्टम वहाँ पे नेशनल असेंबली ने इंट्रोड्यूस किया. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. व्हेन दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस बाय द नेशनल असेंबली, देन फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन से कंट्री को चलाना था. मोनार्की मीन्स किंग रूल अभी भी था, लेकिन किंग वॉज नॉट फ्री टू यूज अनलिमिटेड पावर्स. किंग वॉज सपोज टू रूल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. ये चेंज आया था. पहले किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स थी, अब किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करना था. दिस वॉज द चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल असेंबली. नाउ इफ यू सी दिस complete flow chart, here you can see two important things. One is active citizens and passive citizens. एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स कौन थे ये हम अभी देखते हैं. उससे पहले हम देख लेंगे कि वोटिंग सिस्टम क्या था. ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो वोट डालते थे, और वो करीब उस समय 50,000 वोटर्स थे, और वो क्या इलेक्ट करते थे? मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जिसमें 745 मेंबर होते थे. और वो नेशनल असेंबली फिर किंग पे कंट्रोल रखते थे, मिनिस्टर्स पे कंट्रोल रखते थे, जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेते थे. सो ये अब एक नया सिस्टम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में था कि वोटर्स इलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली फिर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेंगे, या वो किंग पे कंट्रोल रखेंगे, मिनिस्टर्स पे कंट्रोल रखेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड हु वर दीज एक्टिव सिटीजन्स and who were these passive citizens. The Constitution of 1791 vested the powers to law, power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. जैसे अभी अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट से बनाया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, जो कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स उसमें इन्वॉल्व थे, स्पेशली एक्टिव सिटीजन्स. Let us see who were these active citizens. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor.
3 days ऑफ लेबर के कॉस्ट के बराबर कम से कम वो टैक्स देते थे, वैसे लोग और जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा थी उन्हें हम कहते हैं एक्टिव सिटीजन्स। केवल वही वोट दे सकते थे। पैसिव सिटीजन्स वो थे जो वोट नहीं देते थे। उन्हें वोट देने के लिए, राइट्स के लिए टैक्स देना पड़ेगा और तब वो एलिजिबल होते थे वोट देने के लिए। जैसे यहाँ पे पैसिव सिटीजन लिखा है, द रिमेनिंग में एक तो एक्टिव सिटीजन जो वोट देंगे क्योंकि वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं इसलिए वो वोट देने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन पैसिव सिटीजन वो थे जो वोट नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन को भी राइटिंग वोट्स नहीं थे, क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। यदि पैसिव सिटीजन्स को वोट देने के लिए एलिजिबल होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? टैक्स देने पड़ेगा। टू क्वालिफाई एज एन elector and then as a member of the assembly, a man had to become to the highest bracket of taxpayer. टैक्सपेयर का जो हाईएस्ट ब्रैकेट था उसमें उनको आना पड़ेगा, तब जाके वो एक्टिव सिटीजन्स बन सकते हैं। So this is all about third part of this chapter, the French Revolution. In this we had discussed various decisions taken by National Assembly and how they control the power of the king. We had seen that how France became a constitutional monarchy. So this is all about this third part of this chapter, the French Revolution. In next part, fourth part, we will continue the same chapter, the French Revolution. Have a nice day.